नहीं आ पाया प्रोग्राम। देखिए आप लोगों को मैं पोषण बता रही थी जंतुओं में, ध्यान दीजिए सब कोई। आप लोगों को पोषण पढ़ा रहे थे जंतुओं में, ठीक है। पोषण में माइक्रो एलिमेंट यानी दीर्घ पोषक तत्व और माइक्रो एलिमेंट सूक्ष्म पोषक तत्व। तो अभी तो दीर्घ चल रहा है, वो दीर्घ आपका हो गया। अब जो चल रहा है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जिसमें विटामिन आता है, मिनरल और वाटर आता है, ठीक है। विटामिन जैसे हम लोगों में, जंतुओं में वो सूक्ष्म तत्व में आएगा, पौधों में अलग है। अभी बताएंगे, अभी तो जंतुओं के बारे में बता रहे हैं। आप लोग को विटामिन बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले आप लोग को प्रोटीन का ट्रिक चाहिए। अमाइनो एसिड का नाम एसेंशियल का ट्रिक दे सबको। देखिए सर 10 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के ट्रिक जो कि आपको याद रखने के लिए आप लोगों में पूछा जाता है। सर बालू क्या आप लोग मेरे पीछे बहुत लिख लेंगे ना। सर बाबू तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसे लिख लीजिए, बोर्ड में लिख लेंगे ना। सर बाबू तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम में गली 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 में ऐश करने का ऐलान किया है। गली में सर्वे का ऐलान किया है। ट्रिक ये आपको नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं ना, उसका ट्रिक है। ट्रिक चाहिए आप लोगों को याद करने का? बिल्कुल नहीं चाहिए? लिखिए सर बारू तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम में गली 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 में ऐश करने का ऐलान किया है। एक्सपर्ट गली गली में ऐश करने 3 बार गली लिखिएगा। एक्सपर्ट सिस्टम में चली नहीं रहा क्या? एक वो रखा मैं सर बारू तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम में गली गली में ऐश करने का ऐलान किया है। हाँ सर बारू तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम ने गली 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 में ऐश करने का ऐलान किया है। किसमें? बीच गली बीच में ये किसकी ट्रिक है? सर पारुल तिवारी की एक्सपर्ट सिस्टम ने गली 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 में ऐश करने का ऐलान किया है। सर से लिख लीजिए सेलीन, चाहे तो हिंदी चाहे इंग्लिश जैसे ही। सेलीन प्रोलीन
एस्पार्टिक एसिड, उसका ट्रिक आप लोगों को याद रहेगा, पूछा जाता है आपसे कौन सा एसेंशियल, सिर्फ नॉन एसेंशियल का देंगे, इसका याद रहेगा तो आप लोग एसेंशियल में आप कर लोगे, ठीक है।
किया आप लोगों ने? नॉन एसेंशियल भी लिख लिया है ना? अब इसको आप लोग याद रखेंगे तो जो एसेंशियल है वो अपने आप याद रहेगा, और इसमें याद ही करना, कुछ समझना नहीं है। उसके बाद आप लोग को विटामिन बता रहे थे। विटामिन क्या करता है? क्या काम है विटामिन का? हमारे शरीर में रोगों की सुरक्षा। विटामिन कहाँ तक बता दिया था आप लोगों को? विटामिन मैम इसके यहाँ आपके लिए लिखवाकर फिर इसकी ट्रिक बताई थी। नहीं ये बताएंगे नहीं ट्रिक बताइए। विटामिन बी बचा हुआ ना? B1 2 3 इतना बस नाम बता दिया ना? हाँ यही बता रहे B1 का रोग वगैरह से बता दिए। फिर B1 का नाम बताइए क्या है? और B2 का? राइट B3 का? और B5 का? B2 और B6 का? पायरोडॉक्सिन। B7 का? और B9 का? फॉलिक एसिड। और B12 का? नाम तो सबको आप लोग बता दिया था। जी इतना ठीक है? इसका स्रोत लिख लीजिए, किसमें किसमें पाया जाता है? स्रोत ये अनाज के छिलकों में पाया जाता है। विटामिन बी विटामिन ए किसमें बताया था? हरी सब्जियों में पाया जाता है ना? हरी सब्जियों में पाया जाता है, और ये गाजर में पाया जाता है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं सब में पाया जाता है। विटामिन तो लगभग सभी चीजों में पाया जाता है, लेकिन मेन स्रोत जैसे इसके माध्यम से समझाना होता है। बैगन में पाया जाता है। मांस में भी पाया जाता है। अंडे की जर्दी में भी पाया जाता है। विटामिन बी का जितने भी प्रकार विटामिन बी के जितने प्रकार हैं सबको मिला के बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। B1 से लेके पूरा B12 तक। ठीक है? और इसमें पाया जाता है, अनाज के छिलकों में पाया जाता है, मांस में जाके पाया जाता है। अंडे की जर्दी पता क्या होती है? जो अंडे का जो लिक्विड भाग होता है ना, पीले पीले रंग का, उसी को अंडे की जर्दी बोलते हैं। उसमें पाया जाता है। विटामिन लगभग सभी चीजों में पाया जाता है। सारी चीजें लिखवाई नहीं जा सकती। अनाज में भी पाया जाता है ये। जैसे गेहूं वगैरह में प्रोटीन पाई जाती है, बस नाम अलग उसका। अब B1 से एक B1 से बेरी रोग होता है। ठीक है? क्या होगा? लिख लीजिए, B1 से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। विटामिन B1 से होता है बेरी।
विटामिन के अलावा विटामिन का सोर्स है। विटामिन का जितने विटामिन सब में यही होगा, सबका यही होगा। मतलब बी में वैसे तो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है विटामिन बी में, सब में। लिफाफों में रोग ही पूछा जाएगा, इसका सिम्टम नहीं पूछा जाएगा। B2 से किलोसिस होता है, किलोसिस। कौन सा? किलोसिस होता है ना, विटामिन B2 से किलोसिस रोग होता है। आप लोगों ने मतलब इसके क्या लक्षण होते हैं मैम? इस लिखा रोग रहता के? है ना, होंठ फटा था बच्चों का किनारे पे, कभी ध्यान दिया? होंठ फटा हुआ यहाँ था, और उसमें लिखा रहता है कि आपका इलाज इस हॉस्पिटल में फ्री में किया जाएगा। ज़्यादातर बच्चों में होता है। उसी को हाँ, वो बचपन में, लेकिन ऑपरेशन करके ठीक कर दिया जाता है। छोटे बच्चों में ही होता है किलोसिस, उसी को बोलते हैं। B3 से पेलाग्रा रोग होता है। आप लोगों में से रोग किससे कौन सा रोग होता है, इतना ही पूछा गया है। ठीक है, बता दो इसको। पेलाग्रा रोग बता होता है। दें इसको पीढ़ी रोग भी बोलते हैं। जैसे इससे डायरिया होता है, पीढ़ी रोग होते हैं, डायरिया। इसमें 3 चीज हो जाती है, 3 प्रॉब्लम हो जाती है। डायरिया हो जाता है, इसमें बार बार दस्त लगते हैं, जो डायरिया बोलते हैं। डर्मेटाइटिस हो जाता है, त्वचा का रोग, चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, त्वचा लाल पड़ जाती है। ठीक है, 3 चीजें साथ होती है। डिमेंशिया, याददाश्त कमजोर हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस, इसको पीढ़ी इसीलिए बोलते हैं। आगे समझ में तीनों लोग एक साथ पेलाग्रा में हो जाता है। ये 3 चीजें होती है पेलाग्रा में। एक चीज और याद रखिएगा कि विटामिन B3, ये जो B3 अब दिया है, पहले ये B5 में दिया था पुरानी किताबों में। तो आपको कहीं ये B5 लिखा मिले, इसका नाम भी चेंज किया गया। पहले B5 का नाम निकोटिनिक एसिड था, और B3 का नाम था पेंटोथेनिक, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहले विटामिन B3 का नाम पेंटोथेनिक था, अब ये निकोटिनिक एसिड हो गया। पहले ये निकोटिनिक एसिड इसका नाम नहीं था, इसका नाम था पेंटोथेनिक एसिड B3 का। अब 5 का नाम था निकोटिनिक एसिड, लेकिन बाद में दोनों का एक्सचेंज कर दिया गया किसी कारण से। तो मतलब कहीं बुक में देखिएगा कि B3 का नाम पेंटोथेनिक दिया होगा तो उसको वो सही कर लीजिएगा। ठीक है, शरीर में ऊर्जा नहीं रहती, कोई इसका वैसा रोग का कोई नाम नहीं है। बाल सफेद होते हैं, मांसपेशियों में ऐसा होता रहता है।
B5 से, ये B1 का, B2 का किलोसिस है, B3 का, मैम B2 का किलोसिस रोग होता है B2 से, मतलब अभी हम कौन सा B5 का बता रहे थे अभी। इससे मोतिया बिंदु भी होता है। मैम इसके लक्षण बता दीजिए। लक्षण बताना, होंठ किनारे पे फट जाता है। बच्चों का होंठ किनारे पे, जो बच्चे जैसे नवजात शिशु होते हैं, किनारे पे फटा हुआ रहता है, किनारे पे फट जाता है, कटा हुआ रहता है आधे से। B5 पर लिख लीजिए B5। इससे बाल सफेद हो जाते हैं, मांसपेशियों में ऐंठन बनी रहती है। B5 में B5 में मांसपेशियों में ऐंठन, थकान और कमजोरी बनी रहती है। यही इसी में जो स्रोत सब एक ही है, इसी में अंडे अनाज के छिलके में, इसी अंडे की जर्दी में, ये तो कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है, सोयाबीन में भी पाया जाता है। विटामिन B1 ये लगभग सभी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन मेन समझाने के लिए इतनी चीज़ें मेन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। B6 से लिखिए अनीमिया, अनीमिया हो जाता है, खून की कमी B6 से। हाँ, B6 का नाम पता ना, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन होता है ना। B6 का नाम पायरोडॉक्सिन है, लिख लो, वहीं पे लिख लो ब्रैकेट में पायरोडॉक्सिन B6 का, सब ब्रैकेट में लिखते जाओ, याद रहेगा। B7 का लिखा पाएगी, B7 को H भी बोलते हैं, H विटामिन भी बोलते हैं, B7 को H विटामिन बोलते हैं। इससे भी वही लगभग बाल सफेद हो जाते हैं, झड़ते हैं, इससे भी वही होता है, B7 से भी बाल झड़ते हैं, सफेद हो जाते हैं, ज़्यादा झड़ता है बाल इससे। B7 में हाँ, B7 में बालों के लिए आवश्यक है, जिसमें बायोटिन ज़्यादा कमी जाती है, बाल झड़ने लगते, तेजी से झड़ते हैं। B9 लिख लिया, B9 से लिखिए, B9 से मेगाप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, मेगाप्लास्टिक एनीमिया B9 से। B8 विटामिन बता रही हो, मैम वो आपने मिस कर दिया। मिस नहीं, वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं होता है इसलिए। ले क्या मिस कर दी? B8 विटामिन बता रहे, जैसे B6 है, 7 है, B8 है। B7 तो बता दिया ना, B8 बता रहे, B8 मतलब B8 नहीं होता है। हाँ, वही हम बता रहे हैं। सुनिए आप लोग ध्यान से, B8 नहीं होता, B9 होता है। जी किसी को कुछ पूछना है? B9 का बताइए। बायोटिन में कौन सी होती है? B7 B9 का बताइए आप। B9 को फोलिक एसिड होते पता है? मेगाप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है इससे। हाँ, मेगाप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है वो असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाती है। B9 से मेगाप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो RBC होती है वो असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है।
बंद हो जाती है, जो कि ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाती। अभी B12 का लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट B12। इसे साइनोकोबालामिन बोलते हैं, पता है? साइनोकोबालामिन बोलते हैं इसको, साइनोकोबालामिन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट, CO। ये मैं माइक्रो एलिमेंट का था, भी पढ़ाएंगे, अभी लिख लीजिए। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, साइनोकोबालामिन। इससे पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है, प्राण घातक एनीमिया, बहुत ज़्यादा रक्त की कमी हो जाती है, जो कि प्राण घातक होती है। पर्नीशियस एनीमिया को प्राण घातक एनीमिया कहते हैं। और इस पूरे विटामिन B1, B3, B5, B3, B9, B12, B7 को मिला के बोलते हैं B कॉम्प्लेक्स। जो हम B कॉम्प्लेक्स खाते हैं, इसमें सारे विटामिन होते हैं। मुझे मूड बदलता है, सभी चकराता है। अब अगला विटामिन लिख लीजिए, विटामिन C। इसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड। विटामिन सी तो लगभग सब लोगों को पता ही होगा। इसमें पाया जाता है मेरे फलों में अगर सबसे अधिक आंवला में पाया जाता है। ये सही है। इसका भी रोग होता है। खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी, और आंवला में भी पाया जाता है। लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा आंवला में ही पाया जाता है। हाँ, आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मैं मामले में तो आंवले में हाँ, मैं मामला ही बोल रही हूँ। वही बोल रहा हूँ कि वही। विटामिन सी। स्कारबिक एसिड बोलते हैं इसको। इसका जो रोग होता है उसका स्कारबी, और यही है इम्पोर्टेंट। लिख लीजिए, स्कारबी में क्या होता है पता है? स्कारबी में जो हमारे गम्स होते हैं, ये मसूड़े जो होते हैं हमारे, इससे ब्लड आने लगता है, कमजोर हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है। स्कारबी अलग चीज है, पायरिया अलग चीज है। ये हो गया। विटामिन डी लिखिए, विटामिन डी।
देखिए विटामिन ई। विटामिन ई। इसकी कमी से नपुंसकता हो जाती है और स्त्रियों में बांझपन। इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। लिख लीजिए, इसकी कमी से बांझपन हो जाता है। इसे एंटी स्टेरिटी विटामिन बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? ये अंकुरित अनाजों में पाया जाता है विटामिन ई। नारियल में नारियल में पाया जाता है। नारियल में विटामिन ई सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लिख लीजिए, इसे एंटी स्टेबिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ये बांझपन इससे नहीं पता है ना, ये इससे बांझपन नहीं होता है। कब जब इसकी कमी हो जाती है बांझपन हो जाता है। हो गया। देने के विटामिन के का नाम पता है? विटामिन के का विटामिन के का हाँ, विटामिन ई। ये विटामिन के का नाम है। अगर आगे की लिख दिया और के कर दीजिए। मैम के लिख दीजिएगा। वहाँ पे के कर दीजिए, ई है। इसे फाइटोक्विनोन विटामिन कहते हैं। इसका नाम है फाइटोक्विनोन। फाइटो होता है, फाइनो होता है। फाइनो होता है, फाइटो होता है। फाइटो फाइटो मैम इससे कौन सा रोग होता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ये रक्त का थक्का जमने में सहायता है। जब इसकी कमी हो जाती है रक्त बहता ही रक्त बहना कम नहीं होता, बहता ही रहता है। इससे कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ऐसा निकालना है फाइटोक्विनोन, हाँ फाइटोक्विनोन। बिना कर फाइटोल फाइटो इसको सही कर लीजिए, फाइटोक्विनोन। सही कर लीजिए इसको।
B5 B2। और कल जो इतना लगवा और आगे भी काम है। कल उसमें तो लिखा जब कल लिखा था इसका टिप विटामिन का तब ये बताया B6 के प्यार में B12 सोई जो लिखा नहीं है हाँ वो तो नपुंसक की विटामिन टो को पूरा लिखवा थे ना मैंने टिनी खाई थी जीवन खाई कल तो उसमें आ गया था लेकिन नहीं देखो मेरी को लिखी ये टिप लिख दीजिएगा जिसको लिखना भाई दे चलो फिर बोल दे रहे भी बोलता है बोले कैसे बच्चों को हम नहीं समझा सकते अगर कोई मतलब नहीं B1 5 फिर से लिख लीजिए तो लिख लीजिए जो नहीं लिख रहे लिखवा देना B1 5 B1 5 B2 राई सही से B2 राई बिट्टू राई ये मेरा लिख रहा है मैं लिख दीजिए। B2 राई B3 के नाम पर इधर लिखा है B3 के नाम पर B5 B2 B3 के नाम पर B5 B2 B6 के प्यार में B6 के प्यार में B12 सोई B1 मेरी वो B1 खाई B2 राई B3 के नाक पर B5 B2 B6 के प्यार में B6 के प्यार में B12 सोई हाँ रात बताओ 9 कहाँ चली गई? रात बताओ जी इसका इसको लिख लेना अपना सेट कर लीजिए चल को लिखो इसको लिख लीजिए देखिए B1 मेरी B2 पीला नहीं B1 मेरी B2 पीला B5 से PP पीला सॉरी इसका तो पता क्या है ना B3 से पीला B1 मेरी B2 पीला B3 से BP पीला रात कटौती रेटिना नपुंसक की विटामिन टोकोफेरॉल क्या कर रहे थे सही बैठो ना हम देव कहीं दिन ये पहले दूसरे तरीके से फिर सेट था जब पता नहीं दूसरे तरीके से करना पड़ा करना है सामने का ये मत बनेगा बहुत को चलो मारते हो बिल्डिंग इलेक्ट्रिक बनी है सारे ने हैं और बिट्टू ये देखा है या सारे हैं आपको बिट्टू काफी प्यारे हैं का उपयोग कर रहे हैं नई ट्रिक बनी है यार B1 मेरी से मेरी रोग B2 पीला से फिलोसिस B3 इसको ये पिलाका रोग होता है B3 से इसे PP भी बोलते हैं PP रोग भी बोलते हैं इसे विटामिन PP भी बोलते हैं B3 को विटामिन PP भी बोलते हैं रेटिनॉल विटामिन A को बोलते हैं रात रेटिनॉल से रतौंधी हो जाता है और नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई से नपुंसकता या बांझपन आ जाता है इसीलिए इसका और इसका टोकोफेरॉल इसका नाम है ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो ट्रिक है इसमें यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा बाकी अब कोई नहीं पूछा जाता बस ये B1 B3 B2
डी का पूछ लेगा बहुत होगा, सूखा रोग पूछ लेगा। के कारक थक्का जन्मदार ई का पूछ लेगा। विटामिन हो गया ना, विटामिन डी का विटामिन फिर आपका मिलियन कर देंगे सारे नए वाले लिख दिया सबने इस ट्रिक को। यस मैम। डबल ट्रिक लिखेंगे एक और ऐसे ये जितना आपके ट्रिक पे है इतना ही आपके एग्जाम में आएगा, अगर पूछा जाएगा तो। बाकी जो P7 लिखे हैं, P6 लिखे हैं, वो सब पूछा नहीं जाएगा, पर नीचे से नहीं किया। P12 का याद रखिएगा, P12 का पहले पूछा वो तो जाएगा। अपने पढ़ अब चलिए अच्छा पौधों में लिखिए, पौधों में पोषण। उस होते ही बड़े लोड़ी है ये सारे पौधों में कोई पोषण कभी लिखिए। है ऐसे कुछ है अभी 2 लाख क्या है तुम कह वो इनके इनके पौधों में दो तरीके के पोषक तत्व पाए जाते हैं। हम समझ गए हम जरा मैं सुने ना मेरा कुमरास तुम भैया देखने के लिए देखिए जिस तरह जंतुओं में भी मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट होता है, उसी तरह जंतुओं में भी 2 तरह का होता है। ठीक है, ये जिस तरह जंतुओं में होता है उसी तरह पौधों में भी पोषण होता है। जैसे इसमें भी मैक्रो एलिमेंट थे, माइक्रो एलिमेंट था, इसमें भी तीन पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, 2 तरीके का। ये पौधों में पोषण का है। इसमें लिखिए ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। ये 3 पोषक तत्व प्लांट सबका नाम है। सल्फर और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये 3 पोषक तत्व में आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और ये फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और इसमें आपका आता है सूक्ष्म में जिंक, मैग्नीज, बोरान, कोबाल्ट, क्लोरीन,
तो सी के साथ एफी अच्छा कॉपर, हाँ कॉपर भी है। मोलिब्डेनम नाम जिंक है, मैग्नीज है, बोरान है, कोबाल्ट है, कॉपर है Cu, सी है क्लोरीन है और इसे आयरन बोलते हैं Fe को, फेरस और मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम ठीक है इसका ठीक है सिर्फ आप लोगों ने इतना पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा दीर्घ पोषक तत्व है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिसमें तो बेसिक CHO को बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। CHO को बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। और NPK को प्राइमरी एलिमेंट बोलते हैं। एमजी क्या होगा मैग्नीशियम है ये। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर और इन सबको बोलते हैं दीर्घ पोषक तत्व। इसकी ज्यादा मात्रा में हम लोग की आवश्यकता होती है पौधों में, जंतुओं में भी। कैल्शियम और मैग्नीशियम लिख लीजिए तब। CHO को बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। बेसिक एलिमेंट CHO को और NPK को प्राइमरी एलिमेंट बोलते हैं और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम को सेकेंडरी एलिमेंट बोलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? हो गया मैम। इसका भी ट्रिक दे दें आप लोगों को? नहीं जी, तो अंग्रेजी नहीं करना आप लोगों में बस इतना ही पूछे, इसमें से ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें से कौन सा दीर्घ पोषक तत्व है और कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। जो मेन इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता दे रहे हैं।
लिख देना सब लोगों ने। सबसे पहले कैल्शियम लिख लीजिए नाइट्रोजन का। इस पोषक तत्व में नाइट्रोजन का काम लिख लीजिए। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट लिख जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसी का कोई क्या करता हम लोग जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे इसमें हमारे जमीन पे मिट्टी में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस नाइट्रोजन पाया जाता है, लेकिन वो हमारे वातावरण में पाया जाता है। वातावरण से वो लेते हैं, लेकिन वो प्लांट पौधे सीधे नहीं ले सकते। तो उसके लिए एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होती है। वो मिट्टी में पाए जाने में वाली जितनी भी नाइट्रोजन सब्सटेंस है तो इसको एक कॉम्प्लिकेटेड पदार्थ में बदल देते हैं, जिसे बोलते हैं पहले नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्रेट में। नाइट्रेट के रूप में पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं। पता है? इसमें पाए जाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो किसमें पाया जाता है? दाल वाले में। दाल वाले पौधों में ही पाए जाते हैं। देखिए जैसे जितने भी दाल की फैमिली है, जैसे दाल वाली फैमिली में जितने भी प्लांट है उन सब के पौधे की जड़ों में रूट न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इनकी जड़ों में ऐसे देखिए यार लेकिन सही नहीं लग रहा है। आगे वाली बैठी ये मान लीजिए कोई दाल वाली फैमिली का पौधा है, मान लीजिए कैचिनस का जाने जिसको कि हरहर बोलते हैं, या कोई भी मूंग का कोई भी मान सकते हैं। इसके जड़ों में रूट नोड्यूल्स यानी गांठ की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। इसी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों को पोषण देता है, उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि ये पौधे सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, पौधे के लिए हानिकारक होगा। तो ये क्या करते हैं? इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोसोमोनास एजेटोबैक्टर। बैक्टीरिया में बहुत सारे हैं फिक्स करते हैं, लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बता रहे हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इसमें जो नाइट्रोजन पाया जाता है मिट्टी में, उसको पहले बदलते हैं नाइट्राइट में। पोषक पदार्थ है इसके लिए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पौधों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं, ढेर सारे ग्रो करते हैं। नाइट्रोजन का ये काम है।
जो मेन है इम्पोर्टेंट वो बता दे रहे हैं। माइक्रो एलिमेंट तो बहुत सारे हैं, मगर उसका जो मेन फंक्शन है वो बता दे रहे हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये नाइट्रोजन से नाइट्राइट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये नाइट्रोसोमोनास में करता है, नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलता है। ये नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट, ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदलता है, और जो वेक्टर होता है नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ में आ गया सब लोगों को? बताइए कौन से बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं?
जब खुलता है तो पानी उड़ जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, फिर बंद हो जाता है, ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ये काम इसमें पोटेशियम भाग लेता है, ठीक है। अभी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो पौधों का फूड होता है उसको पत्तियों से सभी भागों में पहुंचाने में भी ये मदद करता है। देख लिया? कैल्शियम का काम लिख लीजिए, कैल्शियम। और जंतुओं में तो पता ही है, हड्डियों को बनाने में न्यूरॉन, और न्यूरॉन में हेल्प करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, इतना तो पता ही इसका काम। इधर ध्यान दीजिए, जंतुओं में तो कैल्शियम का काम पता है क्या करता है, हमारे दांतों में पाया जाता है, हमारे हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इसकी वजह से होता है, और न्यूरॉन को एक्टिवेट करता है। और पौधों का तो राइबोसोम, तो दोनों का जो राइबोसोम होता है उसके फॉर्मेशन में कैल्शियम हेल्प करता है, राइबोसोम। बता देना ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका। ये मैग्नीशियम से छोटी और ये बड़ी यूनिट स्मॉल यूनिट से जुड़ी हुई है, राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है, और ये पौधों की वृद्धि और ग्रोथ में भी सहायक है। राइबोसोम को बनाने में भी भाग लेता है, राइबोसोम। वैसे तो इसके बहुत सारे काम करते हैं। फास्फोरस का लिख लीजिए, इसका लिख लिया। पौधों में वृद्धि कराता है, राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है। अब फास्फोरस का लिख लीजिए, फास्फोरस। देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें एटीपी का निर्माण होता है, फास्फोरस भी करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया में इसी एटीपी में ऊर्जा बंधी होती है, और यही एटीपी पैकेट के रूप में रहता है जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा देता है। एटीपी में बंधा हुआ रहता है ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी पौधों में वृद्धि कराता है, पौधों में, फूलों में, पत्तियों में ये भी वृद्धि कराता है। जंतुओं में ये भी हड्डियों का निर्माण करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है, कैल्शियम और फास्फेट मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है जंतुओं में।
ये भी हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ये भी बढ़ावा देता है, उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है फास्फेट। जंतुओं में पता है आयरन का, इसी में फेरस इसी से हीम और फेरिक एसिड से मिलकर हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और पौधों में श्वसन में सहायता करता है। हमारा साइटोक्रोम होता है, पौधों में पाया जाता है साइटोक्रोम, पौधों में श्वसन में सहायता करता है। हाँ, उसमें पाया जाता है साइटोक्रोम। आप लोग कभी जब क्रेब्स साइकिल पढ़ाएंगे श्वसन पौधों में रेस्पिरेशन, तब इसके बारे में बताएंगे। अभी लिखिए होता है। पौधों में श्वसन जो हम लोग का दो साइकिल चलता है, जो एक प्रकाश में होता है और एक अंधेरे में, तो उसमें साइटोक्रोम होता है सेल में, ये भी पाया जाता है, श्वसन में सहायता करता है। आपको रेस्पिरेशन में पूरा डिटेल समझाएंगे और क्लोरोफिल के निर्माण में भी भाग लेता है ये। बनने में भाग लेता है, क्लोरोफिल के बनने में भी मैग्नीशियम भाग लेता है। काम बहुत सारे मगर ये दो इसका मेन, जिसे दो मेन पौधों में पोषण पोषण किस तरीके से पौधे किस तरीके से पोषण होता है वो बताएंगे आप लोग। मैग्नीशियम देखिए क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है और हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी सहायता करता है मैग्नीशियम। राइबोसोम के निर्माण में सहायता करता है।
जो मॉलिबेडनम होता है, जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है तो क्या करता है कि नाइट्रोजनेस रिडक्टेज एक एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सुन लीजिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजनेस रिडक्टेज एंजाइम पाया जाता है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो नाइट्रोजनेस रिडक्टेज एक एंजाइम पाया जाता है इसमें। मॉलिबेडनम क्या करता है, प्रेरक का काम करता है, इसकी क्रियाविधि को बढ़ा देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को तेजी कर देता है। ये मॉलिबेडनम का काम है। अब चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रियाविधि को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। मॉलिबेडनम भी बोलिए, मॉलिबेडनम चाहे बोलिए। माइक्रो एलिमेंट है, पौधों में पोषक तत्व है। माइक्रो एलिमेंट मॉलिबेडनम। देखिए, मैग्नीज और क्लोराइड क्या करता है, ये भी श्वसन में, पौधों के श्वसन में ये भी सहायता करता है। आप लोगों को आगे जब रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जब इसमें इसकी जो प्रकाश में जो क्रिया होती है साइक्लिक रेस्पिरेशन की, जो कि क्रेब्स साइकिल में चलती है, तब मैग्नीज और क्लोरीन क्या करते हैं, ये वाटर को तोड़ने का काम करते हैं। आप लोग अभी इतना समझ लीजिए, बाकी फिर रेस्पिरेशन में डिटेल समझाएंगे। ये मैग्नीज और क्लोराइड वाटर को तोड़ने में सहायता करते हैं, जिससे कि हमें ऑक्सीजन निकालता है पौधा, और हम लोग वही ऑक्सीजन लेते हैं जो पौधे निकालते हैं। अब आप लोगों ने पोषण पढ़ लिया पौधों के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है उनका काम पढ़ लिया। अब आप लोग पोषण किस किस तरीके का होता है वो बताएंगे आप लोगों को। पोषण दो तरीके का होता है। जिसे बोलते हैं परपोषी, पैरासिटिज्म, और तीसरा होता है हेट्रोफिटिक। देखिए, पौधे पोषण कई तरीके से लेते हैं, तो ठीक है, उसमें दो तरीके से पोषण लेते हैं। ये पोषण लेने का तरीका है, किस तरीके से कितने प्रकार के पोषण होते हैं पौधों में। एक पहला होता है परपोषी, पैरासिटिज्म, और दूसरे के हेट्रोफाइट्स होते हैं, जिसमें विषमपोषी या विविधपोषी आते हैं। परपोषी में क्या होता है कि ये जो जैसे कोई पौधा है या कोई जंतु है जो दूसरों से भोजन लेगा, वो खुद तो भोजन लेगा, पोषण लेगा, लेकिन दूसरों को नुकसान भी पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कोई जीवाणु है या कोई वायरस है, विषाणु है, जैसे हम लोगों में गया विषाणु, हम ही लोगों के सेल में डेवलप करके हम ही लोगों के सेल से पोषण लेता है, लेकिन हम लोगों में रोग उत्पन्न करता है। जैसे जोक हो गया, जोक पता तो लीच देखा हम लोगों ने, लीच जोक नहीं देखा है। खटमल पता है, खटमल ये परजीवी है। क्या करता है, ये मनुष्यों को रक्त को चूसता है।
लेकिन हम लोगों को हानि पहुंचाता है। इसको बोलते हैं परपोसी या पैरासिटिस बोलते हैं, ठीक है। और हेटेरोटाइप में भी, इसमें हेटेरोफाइट में कई तरीके होते हैं। एक होता है मृतोपजीवी होता है, जिसे कि सेप्रोफाइट बोलते हैं। ये डेथ ठीक है या सड़े गले पौधे जो मृत होते हैं, जो मृत पदार्थों से भोजन लेता है, ठीक है। और एक होता है, इसमें एक और होता है जिससे कि सहजीवी संबंध, इसमें सहजीवी संबंध कहता है, एक दूसरे को लाभ पहुंचा के भी भोजन लेते हैं। जैसे एक प्लांट होता है, पाइनस का एक प्लांट, साइकस का एक प्लांट होता है, उसमें कोरिलाइट रूट्स पाया जाता है, ठीक है। और उसमें होता है फंजाई, जिसको फंजाई होता है उसमें, और वो क्या करता है, वो इससे क्या लेता है, पोषण लेता है। और उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। साइकस में एक मतलब जड़ पाया जाता है जिसको माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है और वो उससे पोषण देता है, रहने का स्थान देता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को रहने का स्थान देता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको। इस पोषण में पौधे स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते। विषमपोषी लिखे विषमपोषी। इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। इसमें पौधे स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते, ये दूसरे पौधों या पशु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये दूसरे पौधों या पशुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें पहला आता है मृतोपजीवी, जिसे सेप्रोफाइट भी बोलते हैं। इसमें जीव मृत पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें पौधे मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बाई मिस्टेक हमने वहाँ पर पोषी लिख दिया, वहाँ स्वपोषी होगा। और ये परजीवी है विषमपोषी का प्रकार है। अभी स्वपोषी आप लोग को बता दूँ। अभी हम आपको बताए थे ना पौधों में पोषण, तो बाई मिस्टेक वहाँ पे मैंने परजीवी लिख दिया था, उसके बारे में बता दूँ। ये मृतोपजीवी परजीवी तक लिख लीजिए।
परजीवी में ये पौधे मृतोपजीवी तक लिख लिया। ये पौधे लिखिए ये पौधे लिखिए नहीं कह रहे मृतोपजीवी लिख लिया। जी अब परजीवी लिखिए परजीवी परजीवी मैं बोली तो आगे मैं आप परजीवी बोल रहे हैं। क्यों है? जो पौधे दूसरे जंतुओं से या पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जो जीव दूसरे पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं, उसे परजीवी कहते हैं। बाकी का नेक्स्ट करके दिखा दो। सर